जय हिंद विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विथ विकास पाठक यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग एक बार और देखने वाले हैं बायोलॉजी के मैराथन सेशन को। आपसे वादा किया था हमने कि आपको 2 वीडियो बायोलॉजी का देंगे जो एमसीक्यू होगा, और वहां से आप बेफिक्र होकर आप आराम से एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, पहला एक वीडियो तो आपको बायोलॉजी का पूरा मिल गया है। तो ये बायोलॉजी का अगला कड़ी है और सेकेंड पार्ट है बायोलॉजी का, और इसी को हम लोग पूरा डिटेल में निपटाने वाले हैं। आप समझ लीजिए यहाँ पे 150 से 200 आपको सवाल मिलने जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कहा जा रहा है इस वीडियो में कि हरे पौधे में क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण क्या कहलाता है। तो जब भी हरा पौधा सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, क्लोरोफिल की सहायता से जब वहाँ ग्लूकोज बनाता है, तो उसी क्रिया का नाम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस, उसी का नाम होता है। फिर अगला है, पदार्थ के अपघटन या पाचन के लिए जिम्मेदार कौन होता है, यानी कि पदार्थ का अपघटन या पाचन कौन करता है। तो हार्मोन्स या मिनरल्स या एंजाइम या फिर आपका विटामिन, तो वो कौन करता है, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो जैव उत्प्रेरक होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। फिर अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो हरे पौधों के सभी हरे भागों में होता है। और प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या होती है, ये प्रकाश संश्लेषक इकाई क्या होती है, तो वो क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल होती है, जो पिछला बार आपका सवाल आया हुआ था। फिर आगे है कि खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का परसेंट कितना होता है। देखिए, आपको ऐसे पिरामिड दिया रहेगा, यहाँ पे आपका उत्पादक रहेगा हरा पेड़ पौधा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक कितना जाता है, तो वो 10% जाता है, 10%। फिर अगला सवाल यहाँ पर है कि पारितंत्र के एक जैविक तथा अजैविक घटक के उदाहरण दीजिए। तो जैविक घटक कौन है, घास है, और अजैविक घटक आपका कौन हो जाएगा, मृदा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है एक मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण दीजिए। तो मानव जिसको बनाया वो उदाहरण में क्या आएगा, खेत आ सकता है, फर्म आ सकता है। फिर आगे ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन आपका O3 होता है, पहले आपका O2 होता है, फिर आपका एक ऑक्सीजन जाके जुड़ता है उसमें, और आप कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन यानी कि O3 यानी कि ओजोन होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट परत है। फिर आगे CFC का पूरा नाम क्या होता है, तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो जिसके वजह से आज ओजोन परत जो है सबसे ज़्यादा छिद्र होते चला जा रहा है। फिर आगे किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो प्रथम ऊर्जा स्रोत जो होता है वो सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने का काम करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है DDT का पूरा नाम। तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है DDT का पूरा नाम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे है, सूर्य से आने वाले प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को से कौन सुरक्षा प्रदान करता है। तो वो ओजोन परत कराता है, जो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, स्पेशल ज़्यादा होता है जो। ठीक है, और उसके बाद अगर आप जानिए तो सूर्य में जो अल्ट्रा वायलेट रेज निकलता है वो आपका ओजोन परत जो है इस प्रकार से फैला जो रहता है वही आपको रोकने का काम करता है। इसमें आज हम लोग की वजह से मानवीय क्रियाकलाप के चलते इसमें आज छिद्र होते चला जा रहा है, जिसके वजह से जो सूर्य के पराबैंगनी किरणें हैं वो ज़्यादातर भारत मतलब कि पृथ्वी पर पड़ रही है, और जिसके वजह से तमाम तरह की बीमारियाँ हो रही है। ठीक है, खास करके अम्ल वर्षा भी इसके वजह से ज़्यादा हो रहा है। फिर अगला है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है। तो ओजोन परत जो है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे सवाल है कि अमीबा जो है वो किस प्रकार का पोषण करता है। तो अमीबा जो है वो प्राणी समभोजी पोषण करता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो प्राणी के सदृश, पानी के जैसा ही भोजन करता है, इसलिए प्राणी समभोजी पोषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है। तो पकड़ता है वो कुटपाद से। ठीक है, और पाचन का बात किया जाए, अगला सवाल है, पाचन जो करता है वो अपने खाद्य रिक्तिका यानी कि खाद्य धानी से करता है, पकड़ता है कुटपाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर करता है। तो मनुष्य जो है एक विषम पोषी जीव है। हम लोग जो है स्पेशल किस पर डिपेंड करते हैं, तो हरे पेड़ पौधे पर, जो एक स्वपोषी ऑटोट्रॉफ का काम करता है। हम लोग तो हेटेरोट्रॉफ है। अगला है, परजीवी पादप का उदाहरण कौन होता है। तो परजीवी पादप ऑप्शन है कस्कुटा, विषाणु, कवक या बैक्टीरिया। तो परजीवी पादप का उदाहरण जो बोला जाए तो वो कस्कुटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद आपका अमीबा में पाया जाएगा, क्योंकि अमीबा ही कुटपाद से खाना को पकड़ता है। नेक्स्ट है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में जो होती है वो विषम पोषी, कवक मतलब फंगस। ठीक है, तो फंगस में जो है विषम पोषी पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। उदाहरण है अमरबेल, कवक, अमीबा या आम। तो आप देखिए, अमरबेल जो है कीट भक्षी पौधा होता है जो स्वपोषी पोषण करता है किसी पर आश्रित है। कवक भी दूसरे पर आश्रित होता है, अमीबा भी आश्रित होता है, लेकिन आम जो आपका है क्या, स्वपोषी पोषण करता है, क्योंकि आम में हरा पेड़ पौधा है, जिसके वजह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कर पाता है।
अगला सवाल है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण यानी कि आप कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण, सिंपल सी बात। तो स्वपोषी पोषण के लिए हमको CO2 भी चाहिए, जल भी चाहिए, पेड़ पौधा क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश, 4 चीज़ें चाहिए और चारों आपका जरूरत पड़ता है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, उपर्युक्त सभी। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी समभोजी? तो समभोजी जहाँ देगा आप समझ जाइएगा फाइनल की वो अमीबा ही होगा। अगला सवाल है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मनुष्य में भी प्राणी समभोजी पोषण होता है, क्योंकि मनुष्य भी जो है प्राणी समभोजी करता है। हालांकि अगर यहाँ पे होता विषम पोषी पोषण तो विषम पोषी पोषण भी आंसर हो सकता था। फिर अगला, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली, प्रकाश संश्लेषण जब होती है तो उसमें ऑक्सीजन गैस जो बनती है वो किस यौगिक के टूटने से बनता है? प्रकाश संश्लेषण में जो ये बनता है वो किस यौगिक के टूटने से बनता है? तो वो जल, यानी कि जल टूटता है तब जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। फिर अगला सवाल अगर हम लोग देखें तो बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? नहीं होती है। ऑप्शन आपको दिया है जल, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोप्लास्ट। तो ध्यान से देखिए आप, जल तो हमको जरूरत होता है, फिर क्लोरोप्लास्ट भी जरूरत होता है यानी क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बोहाइड्रेट तो जरूरत नहीं होता क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपका फाइनली बनकर तैयार होता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनकर तैयार होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट नहीं जरूरत होता है। नेक्स्ट बोला गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से? तो वो जल के टूटने से निकलता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ठीक है, फाइनली जो बनेगा स्टार्च यानी ग्लूकोज बनेगा, वही प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ये तो देख लिया हम लोग। हाँ, अच्छा, मुख्य उत्पाद बोला है, मुख्य उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट ही होगा। फिर आगे है कि निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है तो देखिए ऑक्सीजन, जब फाइनली प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाती है, जब भोजन बन जाता है, ठीक है, तब ऑक्सीजन गैस तो निकलता ही है, ग्लूकोज भी बन जाता है, लेकिन CO2 उसमें नहीं बनता है, CO2 पहले ही यूज होता है, ठीक है, इसलिए CO2 आपका अंतिम उत्पाद नहीं होगा, मतलब उत्पाद नहीं होगा। फिर है क्लोरोफिल, वर्णक का रंग क्या होता है? तो क्लोरोफिल जो होता है वो हरा होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर आगे है, कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक बोला है, ठीक है, तो ये हरित लवक होगा, यानी कि आप कह सकते हैं क्लोरोफिल हो जाएगा। क्लोरोफिल आपका प्रकाश अच्छा, प्रकाश संश्लेषी अंगक बोला है तो अंगक तो क्लोरोप्लास्ट होगा, लेकिन अगर इकाई बोला जाएगा कि प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या होती है तो इकाई आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नेक्स्ट, वो हो जाएगा आपका यानी कि ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो जाएगा। फिर आगे है, फिर अगला सवाल है कि अमीबा के किस अंग में पाचन क्रिया संपन्न होती है? तो अमीबा के भोजन धानी यानी कि खाद्य धानी में। फिर है, वह कौन एंजाइम है जो अमीबा में स्टार्च का पाचन करता है? अमीबा में स्टार्च का पाचन कौन करेगा? तो वो एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है। अब हम लोग अगला सवाल देखें तो बोला गया आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत होता है। फिर लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों टाइलिन पाया जाता है। फिर है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है वहाँ पे, टाइलिन, एमाइलेज और सबमेंडिबुलर। फिर आगे, दीर्घ रोम कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दीर्घ रोम यानी कि प्रवर्त जो होता है वो छोटी आंत में पाया जाता है, इसको विली बोलते हैं, दीर्घ रोम का नाम होता है विली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा का छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है? तो उसको पाइसीकरण बोलते हैं, और अगर ऑप्शन में इमल्सीकरण होगा तो इमल्सीकरण भी हो सकता है। नेक्स्ट है, रेनिन का काम क्या होता है? तो रेनिन का काम होता है दूध की प्रोटीन को पचाना, और बच्चों में रेनिन जो है ज़्यादा निकलता है, क्या है कि बच्चे लोग जो दूध का सेवन ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है, अमाशय में एंजाइम पाया जाता है कौन सा? तो अमाशय में पाया जाता है जो वो पेप्सिन होता है, अमाशय में पाया जाने वाला पेप्सिन होता है। नेक्स्ट, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो जठर रस भी बोलते हैं इसको, और लगभग ये 3 लीटर के आसपास एक दिन में निकलता है। आगे है, अमाशय की जठर ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? तो जो देखिए दोस्तों अगला सवाल दे दिया है कि अमाशय की जठर ग्रंथियां क्या निकालती है? तो वो अमाशय की जठर ग्रंथि क्या निकालती है? तो जठर रस निकालती है। नेक्स्ट है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है, अमाशय में। अगला है, पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो वसा का इमल्सीकरण, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने का काम जो है पित्तरस करता है, क्योंकि पित्तरस जो है क्षारीय माध्यम तैयार करता है, और क्षारीय जो होता है वही आपको वसा को तोड़ने में सहायक करता है। फिर अगला है, अमाशय की आंतरिक स्तर पर अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है? तो अम्ल से रक्षा जो होती है वो श्लेष्मा से होती है। देखिए अमाशय जो है वो जठर रस निकालता है, जठर रस में 3 लीटर निकलता है, तो देखिए वो अम्ल है, तो अम्ल से तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अम्ल तो हानिकारक भी होता है। लेकिन श्लेष्मा जो होता है यानी म्यूकस, म्यूकस से आंतरिक स्तर पर अम्ल से रक्षा किसकी जरूरत है? तो म्यूकस जो होता है वही रक्षा करता है अमाशय को। फिर अगला, पित्त रस का स्राव कौन करता है? तो पित्त रस का स्राव जो होता है यकृत के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा। अब अगला सवाल हम लोग देखेंगे, बोला गया निम्न में कौन भोजन को क्षारीय करता है? भोजन को क्षारीय यहाँ पर कौन करता है?
तो पित्त जो है भोजन को क्षारीय करने का काम करता है। ऑप्शन था क्लोरोफिल, श्वेत रक्त तंत्रिकाएं, हीमोग्लोबिन और पित्त, तो पित्त हो जाएगा आंसर। फिर आगे एंजाइम का नाम, वह एंजाइम का नाम वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला कौन होता है? एमाइलेज होता है। ठीक है, एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला। फिर आगे है छोटे आंत में भोजन के पाचन में निम्न में किस रस की भूमिका होती है? तो वो आंत्र रस यानी कि छोटी आंत से निकलने वाला आंत्र रस, फिर पित्त रस जो यकृत से निकलता है, और अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशय रस। तो तीनों मिलकर काम करता है छोटी आंत में, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है पाया जाता है कहाँ पर? तो ट्रिप्सिन जो है वो अग्न्याशयी रस में मिला होता है ट्रिप्सिन। अगला सवाल है प्रोटीन पचने के बाद किस में बदलता है? तो प्रोटीन जो है वो एमिनो अम्ल में बदलता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो पेप्टोन से एमिनो अम्ल में बदलता है। अगला है मनुष्य निम्न में से किसका पाचन नहीं कर सकता? तो मनुष्य जो होता है वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता है। सेल्यूलोज का पाचन जो होते हैं वो जानवर करते हैं। नेक्स्ट है पाचन प्रक्रिया में अमाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है? तो प्रोटीन का पाचन करने वाला कौन होता है? पेप्सिन होता है। पेप्सिन जो होता है वही प्रोटीन का पाचन करके उसको पेप्टोन और एमिनो अम्ल में बदलता है। नेक्स्ट है पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, किसमें? तो पेप्टोन में। ठीक है, पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्टोन के बाद फिर किसमें बदलता है? एमिनो अम्ल में। फिर है वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो वसा जो होता है वो लाइपेज जो होता है वही वसा को ये करता है। आप समझ रहे हो, लाइपेज LAT अगर बोल देंगे, लाइपेज, एमाइलोज और ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के लिए करता है। ट्रिप्सिन जो अभी हम लोग पढ़े कि प्रोटीन के लिए, लाइपेज जो होता है वो वसा के लिए, और एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, ट्रिप्सिन किसको करता है? ये पेप्सिन किसको करता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को करता है। आगे हम लोग देखेंगे ये मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो भोजन का अंतिम जो रूप अवशोषण होता है वो यहाँ पर होता है? छोटी आंत में, क्योंकि छोटी आंत की दीवारों पर आंतरिक प्रवर्ध पाए जाते हैं, इसको विली बोलते हैं, और वही जो है वो सतही क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा देता है। अगला है निम्नलिखित में से किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? तो जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं वही लोगों का जो होता है क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है। तो उनमें से गाय जो आती है, गाय का क्षुद्रांत सबसे लंबा। क्षुद्रांत का मतलब आप समझ लीजिए छोटी आंत। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान जो होती है ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, श्वसन के दौरान। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि अब अगला सवाल देखेंगे, बोला गया कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? यानी कोशिका का ऊर्जा घर, बिजली घर, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ पर होता है? तो ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ पर होता है? तो वो होता है कोशिका द्रव्य में। और अगला सवाल है पायरुवेट के विखंडन से CO2, ठीक है, CO2 फिर जल और ऊर्जा प्राप्त होता है। CO2 जल और ऊर्जा प्राप्त होता है, तो ये भी क्या होता है? कोशिका द्रव्य में ही होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। फिर अगला सवाल है यहाँ पे कि फिर अगला सवाल यहाँ पर है कि ग्लूकोज के पायरुवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव्य में। और अगला सवाल है श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा में विखंडन, अंतिम रूप से जो विखंडन होता है वो कहाँ पर होता है? ठीक है, अंतिम रूप में जो विखंडन होता है वो कहाँ पर होता है? तो अंतिम रूप में विखंडन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु मार्ग निपतित क्यों होता है? वायु मार्ग निपतित क्यों नहीं होता है? तो वो होता है उपास्थि वलय के कारण, उपास्थि वलय के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों का आदान प्रदान जो है कहाँ पर होता है? तो वो वायु प्रकोष्ठ में होता है बच्चे, वायु प्रकोष्ठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन, ग्लूकोज के एक अणु के किण्वन से कितनी ऊर्जा जो है हमें मिलती है? तो 25 कैलोरी के आसपास है, 25 कैलोरी के आसपास। नेक्स्ट है श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ, तो श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या होता है? पायरुवेट अम्ल होता है, पायरुवेट अम्ल पाया जाता है। जैसे गुब्बारे जैसी रचना को क्या कहते हैं? तो इसको एल्विओलाई कहते हैं, यानी श्वसनिका भी बोला जाता है। नेक्स्ट है पौधों में श्वसन होता है किसके द्वारा? तो स्टोमेटा के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा। नेक्स्ट है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP टूटने वाली कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल पर मोल होता है, 30.5 kg जूल पर मोल होता है। नेक्स्ट है कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो कीट में जो होता है वो ट्रेकिया पाया जाता है श्वसन अंग के लिए। और अगला सवाल है कि भोजन में, अगला सवाल है भोजन में एक भोजन एवं अन्य पदार्थ को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक लाने और ले जाने का काम कौन करता है? माने कौन सी क्रिया को बोलते हैं? तो उसको संवहन कहते हैं, संवहन यानी कि इसको परिवहन भी कहते हैं। अगला कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाकर रक्त बहना रोकने में कौन मदद करता है? तो वो प्लेटलेट्स होता है जो रोकता है। अगला मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो वो 4 होते हैं, टोटल 4 चैम्बर होते हैं। अगला है मछली के हृदय में, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में जो है वो 2 कोष्ठ होता है। नेक्स्ट है मानव हृदय में कितने अलिंद होते हैं? तो अलिंद 2 होते हैं और नीले भी 2 होते हैं, नीले भी 2 होते हैं। फिर है मनुष्य के हृदय में कैसा परिसंचरण पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। यहाँ से एक सब्जेक्टिव सवाल भी बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण को समझाइए। फिर अगला, किसके द्वारा हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ध्यान से आप समझिए, किसके द्वारा, हृदय से, ठीक है, हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है, तो वो निलय के द्वारा होता है, निलय के द्वारा। अगला है कि मानव हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करता है। ऑक्सीजन युक्त शरीर का ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करता है, तो वो हो जाएगा बायां अलिंद और बायां निलय, ठीक है, वेंट्रिकल और आपका जो वेन्स होगा, तो वही आपका बायां अलिंद और बायां निलय जो होगा वही क्या करेगा, ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या होती है। शुद्ध रक्त को, ठीक है, शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त यानी कि ऑक्सीजनित जो रक्त होगा उसको हृदय से, हृदय तो शुद्ध कर रहा है, हृदय से पूरे शरीर में फिर लेके कौन जाता है, धमनी, ठीक है, धमनी लेके जाते हैं। उसमें एक अपवाद होता है जो फुफ्फुस धमनी होता है, ये गलत खून को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को पकड़ कर लेकर जाता है। फिर आगे, लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का लगाने में, तो अभी हम लोग देखे थे प्लेटलेट्स था। फिर देखेंगे लसिका का रंग क्या होता है, तो लसिका हल्का पीला रंग का, गाढ़ा पीला होता है, हल्का पीला बोल सकते हैं आप। फिर रक्त क्या है, तो रक्त आपका एक उत्तक होता है और ये तरल संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट है रुधिर किस उत्तक का बना होता है। देखिए यहाँ दे दिया है क्वेश्चन, तो रुधिर का मतलब खून, ब्लड, तो ये संयोजी उत्तक का बना होता है। अगला सवाल है, आरबीसी कौन से आकार की होती है, तो आरबीसी जो होती है उभय अवतल होती है, ठीक है, उभय अवतल होती है यानी दोनों तरफ से अवतल होती है, दोनों तरफ से। फिर रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन को उपस्थिति कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन, वो होता है हीमोग्लोबिन के चलते लाल रक्त होता है खून का। फिर अगर पूछा जाए कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो आप बता सकते हैं वहाँ पे यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग क्या होता है, वो पीला होता है। अगला है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या बोलते हैं, तो उसे लसिका कहा जाता है, ठीक है, हल्के पीले बोला गया तो लसिका होगा, ठीक ना। और अगर यहाँ पे खाली मतलब कि रक्त के तरल भाग अगर बोलता कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो वो होता है प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को, तरल आधात्री भाग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, श्वसन वर्णक क्या होता है, तो श्वसन वर्णक जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में सहायक होती है, तो वो लाल रक्त कणिका है, आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है, यही आपका श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। नेक्स्ट है, रक्त में यूरिया जो है कहाँ से प्रवेश कर जाता है, तो रक्त में यूरिया जो होता है वो यकृत से, यकृत ही यूरिया को छान कर अलग करता है और यही प्रवेश करता है यकृत से। नेक्स्ट है, पौधों में कौन सी संवहन तंत्र पाई जाती है, तो पौधों में जाइलम और फ्लोएम पाई जाती है, यहाँ ऑप्शन जाइलम है। अगला, वे उत्तक जो पौधों में जल का परिवहन करते हैं, तो जल का परिवहन करने के लिए कौन होता है, जाइलम। और अगर भोजन के लिए जिम्मेदार हो, तो भोजन की बात किया जाए तो वो फ्लोएम के द्वारा होता है, और जल जो होता है वो किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा जो जल होता है। फिर अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, बोला गया पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है, जल और खनिज लवण बोला है, तो जल जहाँ बोल देगा आप समझ जाइए जाइलम होगा, ठीक है। और बोला कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है, तो वो आपका फ्लोएम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा कैसे पाते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन करके, ठीक है, क्योंकि पौधों में बहुत ज़्यादा जल भी हानिकारक होता है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करके वो छुटकारा पाते हैं। अगला, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो वाष्पोत्सर्जन आपका जो है पत्ता में होता है, पत्ता में, क्योंकि स्टोमेटा होता है पत्ता में ही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाष्पोत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तक खनिज लवण के संवहन ऊपर मुखी दिशा में, ये तो होता है जाइलम के द्वारा, मतलब कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये भी होता है, ये होता है। फिर है, यह पौधों में ताप का नियमन करता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। फिर है, यह जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल देता है, ये भी सही है। यह भोजन का संवहन करता नहीं, तो वाष्पोत्सर्जन में भोजन का संवहन बिल्कुल भी नहीं होता है। अगला सवाल देखेंगे, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में बदल जल की हानि क्या कहलाती है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। फिर पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है, तो रंध्र रहता है, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, सरंध्र भी बोलते हैं इसको। आगे, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर वो डिपेंड होता है कि कितना प्रकाश का कितना हमको जरूरत पड़ेगा, कितना क्या जरूरत पड़ेगा। आगे, मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पर, तो मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें, रक्तचाप मापने के लिए तो स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं रक्तचाप ब्लड प्रेशर के लिए। फिर आगे, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो डायलिसिस मशीन के द्वारा जो होता है उसको हीमोडायलिसिस कहा जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर कि कौन उत्सर्जी अंग है,
यानी उत्सर्जन करने वाला, तो अग्न्याशय, वृक्क या आँख या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्क यानी कि किडनी। फिर है कौन मनुष्य का एक उत्सर्जक अंग नहीं है, तो अग्न्याशय या तो फिर यकृत या तो फिर वृक्क या फेफड़ा। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए अग्न्याशय, ठीक है, अग्न्याशय जो है वो आपका उत्सर्जक अंग नहीं होता है। नेक्स्ट है मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा होता है, तो मानव वृक्क जो होता है वो यानी किडनी जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र का अंग होता है। फिर उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन होती है, तो वृक्काणु होती है, नेफ्रॉन भी कर सकते हैं। फिर अगला है वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, देखिए ऑप्शन दिया है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन ही इसका सही आंसर होगा। फिर आगे मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ कौन होता है, तो ग्लूकोज, यूरिया, रक्त या प्रोटीन। तो मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ जो होता है आपका यूरिया होता है अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट है मानव में डायलिसिस थैली कौन सी होती है, तो डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है क्योंकि यही साफ करता है। फिर अगला है रक्त में उपस्थित पदार्थों के बड़े अणु किस द्वारा छाने जाते हैं, तो उसे अपोहन कहते हैं, यानी कि डायलिसिस की क्रिया होती है वहाँ पर। फिर है वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे अपोहन यानी कि डायलिसिस कहा जाता है। अगला है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, तो उसे तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन कहते हैं, जिसका आकृति जो आप जानते होंगे ऐसे इसका आकृति होता है। ठीक है, अगला सवाल है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो इसको सिनेप्टिक या सिनेप्स कहते हैं। फिर यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर है कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र कौन है, तो शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र जो है मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क के कितने भाग हैं, तो मानव मस्तिष्क के जो है 3 भाग है बच्चे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। फिर है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो उसे अनुमस्तिष्क कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में नाम सेरिबेलम होता है। नेक्स्ट है नशीले पदार्थों का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क के किस भाग पर पड़ता है, तो सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क पर ही पड़ता है। नेक्स्ट है मेरुरज्जु आघात में किन संकेत पर व्यवधान होगा, तो मस्तिष्क के शरीर के अन्य भागों में होने आने वाले तथा मस्तिष्क को जाने वाले संकेत हुआ, मतलब सिंपल सी बात है संकेत को ये होगा हानि। फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग अगला सवाल कि विभिन्न पदार्थों पादप हार्मोन का उल्लेख करें, मतलब पादप हार्मोन टोटल कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। अगला सवाल एक पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो वृद्धि को बढ़ावा देता है, तो वृद्धि को बढ़ाने का काम कौन करता है, ऑक्सिन करता है। और उस पदार्थ का नाम बताए, उस पादप हार्मोन का नाम बताए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है, तो पतझड़ को जो है एब्सिसिक अम्ल करता है, नाम से पता चल रहा है अम्ल, ठीक है, अम्ल ही तो झाड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है एक ऐसे पादप का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, तो वृद्धि को बढ़ाने वाला कौन होता है, ऑक्सिन हार्मोन, और वृद्धि का संदमन मतलब घटाना, तो घटाने का काम जो होता है एब्सिसिक अम्ल करता है। अगला है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में कौन सा पादप हार्मोन है, ठीक है, तो ये साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन होता है, बाकी इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन जो है ये जंतु हार्मोन है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन, क्या है, पौधों में इसका कार्य क्या है, जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन होता है जो तने की वृद्धि में जो है सहायता करता है, तने की वृद्धि में बहुत ज़्यादा ये सहायता करता है। फिर अगला सवाल है किसी समष्टि को, सवाल यहाँ पर बोला गया किस समष्टि को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होती है, तो किसी समष्टि को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या होती है, वो जनन चाहिए, जनन बहुत जरूरी होता है। फिर अगला सवाल है यहाँ पर कि किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होती है, तो यहाँ पर भी तो जनन हो जाएगा, नेक्स्ट है कि द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, द्विखंडन के द्वारा, तो द्विखंडन यानी 2 भाग में टूटना, यह अमीबा में होता है। फिर अगला अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, तो विखंडन या द्विखंडन, तो वो द्विखंडन होता है। नेक्स्ट है प्लेनेरिया में किस विधि से अलैंगिक जनन होता है, तो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन होता है, प्लेनेरिया जो होता है उसमें पुनर्जनन होता है। नेक्स्ट है हाइड्रा में, हाइड्रा आपका जो है मुकुलन होता है हाइड्रा में और ईस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में, तो ये हो जाएगा ईस्ट में, अमीबा और मतलब कि इसमें हाइड्रा में और ईस्ट में क्या होता है, दोनों में मुकुलन होता है। नेक्स्ट है अमीबा में किस प्रकार का किस विधि द्वारा जनन होता है, तो इसको द्विखंडन विधि बोलेंगे। नेक्स्ट है ईस्ट में, तो ईस्ट में आपका मुकुलन होता है। और मलेरिया परजीवी का नाम यहाँ पर क्या होता है, मलेरिया परजीवी का नाम, तो ये ये प्लाज्मोडियम होता है, मलेरिया परजीवी का नाम जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। फिर आगे एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो ये प्लाज्मोडियम का अगर बात किया है उसमें बहुविखंडन होता है, बहुखंडन होता है। नेक्स्ट है अस्पायरोगारा में, तो अस्पायरोगारा में क्या होता है, खंडन विधि होती है। नेक्स्ट है दिया गया चित्र जो है किस जनन को दर्शाता है, तो ये जनन जो होता है वो बहुखंडन है, अस्पायरोगारा यहाँ पर, ठीक है, अस्पायरोगारा होता है तो इसलिए बहुखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे यह चित्र क्या दर्शाता है, तो यह चित्र आप देखिए, यह चित्र जो आपका है पुनरुद्भवन है, पुनरुद्भवन किस में होता है, तो पुनरुद्भवन आपका प्लेनेरिया में होता है, ठीक है, प्लेनेरिया ये जीव है और इसमें एक भाग टूटता है, फिर ये 2 पार्ट में टूट के फिर लास्ट
लास्ट में एक स्वतंत्र जीव बन जाता है, इसलिए इसको पुनरुद्भवन बोलेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसमें आपका मुकुल दर्शाया गया, इसलिए ये हाइड्रा का बात करेगा और ये हाइड्रा में मुकुलन है, हाइड्रा में मुकुलन को कहते हैं। फिर नेक्स्ट है ब्रोकली के बारे में बताया गया है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो आप देखिए यहाँ पे कलिका है और ऐसे ही बन जा रहा है, ठीक है। तो इसको कायिक प्रवर्धन कहा जाता है, इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस जंतु का नाम बताया जो पुनरुद्भवन द्वारा जनन करता है। तो पुनरुद्भवन द्वारा कौन करता है? तो प्लेनेरिया करता है। अगला सवाल, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो पत्ती के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिलम पत्ती में होता है, ब्रायोफिलम पत्ती में। नेक्स्ट है पर्तन, कलम, रोपर इत्यादि किस प्रकार के जनन की विधि है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कायिक प्रवर्धन, ये कायिक प्रवर्धन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि ब्रायोफिलम किस भाग द्वारा जनन करता है? तो ब्रायोफिलम जो है पत्ता के द्वारा करता है, ठीक है। ब्रायोफिलम जो है पत्ता के द्वारा करता है। आगे है स्ट्रॉबेरी में, स्ट्रॉबेरी पौधे में प्राकृतिक जनन की विधि जो है क्या कहलाती है? तो स्ट्रॉबेरी में होता है दाब लगाना। नेक्स्ट है डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। अगला है जनन की मूल घटना क्या होती है? तो जनन की मूल घटना जो होती है वो होती है डीएनए की प्रतिकृति बनाना। आपका एक सब्जेक्टिव सवाल भी है कि जनन में डीएनए की प्रतिकृति बनाना क्यों आवश्यक है। फिर अगला किसकी प्रतिकृति बनाना जनन की मूल घटना है? तो डीएनए हो जाएगा। फिर अनुवांशिक गुणों का संदेशक कौन होता है? तो वो भी होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर अगला सवाल है कि जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती तब क्या होता है? तो जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ एडोप्टेशन नहीं कर पाती है तो आप कह सकते हैं कोशिका जो है वो मर जाती है, कोशिका मर जाती है। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण की सूचनाएं कौन निकालता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण की सूचनाएं कूटबद्ध होती है कहाँ पर? डीएनए में लिखी होती है, डीएनए में लिखी होती है। अगला सवाल यहाँ देखेंगे, अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकार के नाम बताइए। तो अलैंगिक जनन के बहुत सारे नाम हैं। पहला है विखंडन, मुकुलन, पुनर्जनन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु निर्माण, ठीक है। बीजाणु समासन ये राइजोपस में होता है, बीजाणु समासन जो ब्रेड मोल्ड में होता है। अगला है विखंडन द्वारा किसमें होता है? तो अमीबा में। फिर मुकुलन के द्वारा ईस्ट और हाइड्रा में। फिर बीजाणु निर्माण कवक और जीवाणु में। और पुनर्जनन जो होता है प्लेनेरिया और हाइड्रा में भी होता है। बाकी मुकुलन हाइड्रा और ईस्ट में होता है। अगला है यहाँ पर कि अस्पायरोगारा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? तो अस्पायरोगारा में जो होता है पुनर्जनन होता है, यानी पुनर्जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पुनरुद्भवन क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ट्रेम्बले ने। उसके बाद स्ट्रॉबेरी में दाब लगाना। नेक्स्ट है किन्हीं दो उभयलिंगी जंतु का नाम है? उभयलिंगी मतलब दोनों लिंग होगा, नर और मादा दोनों, तो केचुआ और हाइड्रा। फिर अगला है कि जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? तो समान गुण बोला है इसलिए यहाँ पर कायिक प्रवर्धन हो जाएगा जो स्पेशल पेड़ पौधों में होता है। फिर बोला प्लाज्मोडियम में, तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? तो एक पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो होता है बाह्य दलपुंज होता है। अगला पुंकेसर में होता है। तो पुंकेसर में क्या मिलेगा? तो पुंकेसर यानी कि आप कह सकते हैं कि ये आपका पुरुष भाग होता है। पुष्प का नर भाग होता है और पुंकेसर में परागकण पाया जाता है जो परागकोश में पाए जाते हैं। अगला फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? नर। तो नर वर्तिका है या वर्तिकाग्र है या पुंकेसर है या अंडप है? तो पुंकेसर इसका सही आंसर रहेगा। फिर आगे पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग क्या होती है? तो पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग का बात किया तो मादा जननांग स्त्री केसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जननांग भाग है? ऑप्शन है परागकोश, अंडाशय, तंतु या पुंकेसर। और पूछा है मादा जननांग का भाग है तो परागकोश नर का भाग है, तंतु भी नर का भाग है, पुंकेसर भी नर का भाग है। ऑप्शन अंडाशय आपका सही हो जाएगा। आगे परागकोश में क्या पाया? परागकोश में होते हैं तो परागकोश में आपका परागकण होता है। नेक्स्ट बोला गया है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो उस क्रिया को परागन कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पौधा है? तो यहाँ पर पपीता जो आपका एकलिंगी होगा, बाकी आम, सरसों, गुड़हल क्या होगा? द्विलिंगी हो जाएगा। आगे उड़हुल, तो उड़हुल आपका द्विलिंगी होने वाला है। फिर एक लिंगी पादप का नाम लिखिए जो कमजोर तने वाला हो और भूमि पर फैलता हो। संतरा, तरबूज, आम या इनमें से सभी? तो तरबूज हो जाएगा क्योंकि यही जो है कमजोर तना का होता है, बहुत ज़्यादा दूर फैल जाता है। आगे यहाँ देखेंगे, आगे बोला गया एकलिंगी पुष्प का उदाहरण यहाँ पर क्या है? तो सरसों, उड़हुल, पपीता या इनमें से कोई नहीं। तो सरसों आपका यहाँ एकलिंगी पुष्प का बात करेगा, ठीक है, पौधा का बात नहीं कर रहा है, पुष्प का बात कर रहा है। आगे पौधे के जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे के जनन आपको जो है पुष्प में आता है, आप पढ़े भी होंगे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। फिर आगे पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? तो बीजांड आपका जो होगा अंडाशय में पाया जाएगा जो एक मादा जनन भाग होता है पुष्प का।
फिर अगला फ्रिम्बी। फ्रिम्बी जो है, फ्रिम्बी नामक संरचना कहाँ पर पाई जाती है? तो ये अंडाशय में पाई जाती है फ्रिम्बी, जिसको झालर कहते हैं। ठीक है, झालर के जैसा बना रहता है दो ठो, ऐसे करके झालर के जैसा। अगला हम लोग देखेंगे निषेचित पुष्प के भाग को निषेचित पुष्प के भाग जो झड़ जाते हैं वो क्या बोलते हैं उसको? पुंकेसर, बाह्यदल या वर्तिका या सभी। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। फिर आगे बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसी को तो अंकुरन कहते हैं, जो एक नया पुष्प बनता है। फिर आगे परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित होता है। और कहाँ पर? अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? फल बनता है। आगे नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसे निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट है बीजों के बनने से पौधों को क्या लाभ है? बीजों के बनने से तो बीजों में भावी पौधे का भ्रूण रहता है। फिर आगे उभयलिंगी पौधे का नाम बताएं तो सरसों हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे हम लोग कि अंडाणु का निषेचन कहाँ पर होता है? तो अंडाणु का निषेचन जो होता है फेलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी नलिका में होता है, या डिंब वाहिनी भी बोल सकता है, ध्यान से। फिर मानव मादा में गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो एक डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब बोला गया है आगे। लेकिन निषेचन तो वहाँ हुआ, लेकिन विकसित पूरा कहाँ पर होगा? वो गर्भाशय में होता है। आगे है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। तो शुक्रवाहिका हुआ, क्योंकि ये वेस्ट डिफरेंसेस जो आता है वो नर जनन तंत्र का भाग होता है। फिर अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो मूत्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय या गर्भाशय। तो गर्भाशय मादा जननतंत्र का एक भाग होता है। आगे भ्रूण को कहाँ से पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा से मिलता है। आगे मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? तो लगभग 9 महीना यानी कि 270 दिन होता है। अगला सवाल है एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए इसमें बाह्य निषेचन होता है। तो मनुष्य, मेढक, तितली या इनमें से सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेढक। ठीक है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अगला यहाँ पर देखेंगे कि एक अंड प्रजक अंडा देता है, तो वो ठीक है मेढक हो जाएगा उसका आंसर। सवाल यहाँ पर है कि लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? तो लड़कों का बात करेगा तो टेस्टोस्टेरोन होगा। फिर अगला शुक्राशय में कौन सा द्रव निकलता है? तो शुक्राशय से जो है शुक्राशय द्रव निकलता है। शुक्राशय द्रव निकलता है। अगला है यहाँ पे ये शुक्राणु कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु जो है वृषण में बनता है, और जो मनुष्य में होता है वो एक जोड़ा होता है, दो ठो होता है। फिर आगे एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स का जो है HIV होता है। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है? तो एड्स, चेचक या पीलिया या प्लेग। तो यहाँ पर एड्स जो है आपका लैंगिक संचरण रोग है। फिर आगे जनन संचरित रोग यहाँ पर कौन है? तो सिफिलिस, एड्स या गोनोरिया। तो यहाँ पर आपका तीनों हो जाएगा, जो आपका है कि निषेचन के दौरान ये सारी रोग उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर या बकरी। तो केचुआ जो आपका है। फिर है उड़हुल जो आपका है द्विलिंगी होता है। फिर आगे देखेंगे अंडवाहिनी नलिका। अंडवाहिनी नलिका यानी कि फेलोपियन नलिका का कार्य बताइए। तो अंडाणु को गर्भाशय तक ये पहुंचाता है और निषेचन में सहायता करता है। फिर है मानव में भ्रूण का निषेचन कहाँ पर होगा? अंडवाहिनी में होगा यानी कि फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन निषेचन मतलब भ्रूण का विकास कहाँ पर होगा? तो ये गर्भाशय में होता है। फिर आगे क्या शुक्रवाहिका मादा जननतंत्र का भाग है? तो नहीं, शुक्रवाहिका जो है वो नर जननतंत्र का भाग होता है। नेक्स्ट है कि अंडोत्सर्ग क्या होता है? तो अंडोत्सर्ग क्या है कि अंडाशय में अंडाणु के निर्माण के बाद अंडाशय से अंडाणु के मुक्त होने की क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है। और आगे है रुधिर को पोषण कहाँ से मिलता है? तो अपरा बोल सकते हैं या फिर प्लेसेंटा बोल सकते हैं। प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा कहते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नर जनन जो होता है वो शुक्राणु होता है जो वृषण से उत्पन्न होता है, और मादा जनन क्या होता है? अंडाणु होता है जो अंडाशय से निकलता है। फिर आगे पुरुष तथा स्त्री में पाए जाने वाले एक लैंगिक हार्मोन का नाम बताएं। तो पुरुष में पाए जाने वाला टेस्टोस्टेरोन होता है, और स्त्री में एस्ट्रोजन होता है। प्रोजेस्टेरोन नामक स्त्री हार्मोन अंडाशय से निकलता है। आगे नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। फिर अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है कि मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑटोसोम जो है आपका 22 जोड़ी होता है, और अगर बोला जाता है क्रोमोसोम के बारे में तो वो 1 जोड़ी होता है। ठीक है, तो ऑटोसोम आपका 22 जोड़ी हुआ, या नहीं तो फिर आप 44 भी कह सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसे अनुवांशिकी कहते हैं। फिर अनुवांशिकी शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो किसने किया था? तो वो वेटसन ने किया था, वेटसन नामक वैज्ञानिक। फिर अगला है कि निम्नलिखित में से किसी अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला गया था, क्योंकि इन्होंने मटर के बारे में सबसे पहले बताया था, पैबम सेटाइवम के बारे में। अगला है कि वंशागति नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागति नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन
मेंडल ने किया था बच्चे। आगे मेंडल ने अपने पौधे के चयन के लिए किसका चयन किया, तो मटर का। ठीक है, उसके बाद अगला मेंडल ने मटर के कुल पौधे यानी पाइबम सेटाइवम जिसका वैज्ञानिक नाम है, कि कुल कितने जोड़े लक्षणों का अध्ययन किया था, तो कुल 7 जोड़ी जो है लक्षण किया था। फिर आगे उनके बोने पौधे को, तो बोना पौधा जो छोटा छोटा टी अगर मिल जाएगा तो वही बोना पौधा होगा। आगे मेंडल जो है किस देश के निवासी थे, तो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। फिर अगला है मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, तो गुणसूत्र आपका 23 जोड़े यानी कि 46 पाया जाता है। इसमें 22 जोड़े यानी 44 जो ऑटोसोम है, और 1 जोड़ा यानी 2 जो है आपका लैंगिक गुणसूत्र होता है। फिर आगे मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र कौन कौन सा होता है, तो स्त्री में आपका XX होता है, और वहीं पर पुरुष का अगर बात किया जाए तो XY होता है। अगला है मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है, तो ऑटोसोम करता है या लिंग क्रोमोसोम करता है, तो लिंग क्रोमोसोम करता है इसका निर्धारण। आगे वह कौन सा कारक जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है, तो वो हो जाएगा जीन। ठीक है, जीन यानी DNA के अंदर जो पाया जाता है वही आपका होता है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है। अगर जीन नहीं रहेगा तो आप DNA आंसर मार सकते हैं। फिर जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जीन शब्द का जॉनसन ने किया था। आगे आनुवंशिकता का आधार क्या होता है, तो आनुवंशिकता का आधार ही DNA है। नेक्स्ट है उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो चार्ल्स डार्विन ने। अगला है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो डार्विन था। अगला है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है, तो डार्विनवाद। प्राकृतिक चुनाव मतलब कि प्रकृति को चुनकर जो है रहता है अस्तित्व में, उसको डार्विनवाद बोलते हैं, यानी डार्विन की विचारधारा। आगे है उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो उपार्जित लक्षण को लेमार्क ने दिया था। फिर कीट और पंख, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं, तो समवृत्तीय अंग होते हैं। फिर अगला यहाँ देखेंगे, अगला बोला गया है कि किसको आनुवंशिकी का पिता बोलते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। फिर वंशागत लक्षण का नियंत्रण कौन करता है, तो जीन करता है। फिर जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। फिर कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत लक्षण केंद्र को DNA का होना होता है। फिर है खाली स्थान, जनन अगली पीढ़ी में अधिकतम विभिन्नता उत्पन्न करता है, तो लैंगिक जनन। फिर आगे बच्चे के लिंग निर्धारण कौन करता है, तो बच्चों का लिंग निर्धारण जो है शुक्राणु करता है। अगला हम लोग देखेंगे विकास की आधारभूत घटना क्या होती है, तो DNA की प्रतिकृति बनना। फिर जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। फिर अगला है किस स्थान को मानव का उद्भव स्थान कहते हैं, तो वो अफ्रीका होगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे वन पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या होता है वन में। ठीक है, तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन बोला, हिरन क्या होता है, तो हिरन प्राथमिक उपभोक्ता है। फिर आगे सही आहार श्रृंखला कौन है, तो सही आहार श्रृंखला कौन होगा, पहले उत्पादक होगा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता। तो यहाँ पर हो जाएगा घास, हिरन और शेर सही हो जाएगा। फिर आगे निम्नलिखित में उपभोक्ता श्रेणी में किसे रखेंगे, तो हरे पौधे, नीलहरी शैवाल या फूल और पत्ते या जंगली जानवर, तो जंगली जानवर से आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक जलीय आहार श्रृंखला कौन है, एक जलीय आहार श्रृंखला, तो जलीय आहार श्रृंखला में सबसे पहले शैवाल होगा, फिर जलीय कीट होगा, फिर उसको मछली खा जाएगा। अगला है निम्नलिखित में एक जैव अनिम्नीकरणीय, तो जैव अनिम्नीकरणीय कौन होगा, DDT जो अवघटित नहीं होता है। आगे परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऊर्जा का स्रोत आपका सूर्य का प्रकाश है। फिर आगे है कि वायुतंत्र में हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग कितना होता है, तो लगभग 1% का प्रयोग होता है। फिर हरे पौधे को क्या बोलते हैं, उत्पादक कहते हैं। फिर पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्मजीव पर्यावरण के कैसे घटक हैं, तो पर्यावरण के जैविक घटक हैं क्योंकि इनमें जान होता है। फिर आगे वर्षा, तापमान, पवन आदि कैसे हैं, तो ये भौतिक कारक होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो घास गेहूँ या आम, या घास बकरी मानव, या बकरी गाय हाथी, या घास मछली बकरी, तो घास बकरी और मानव ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। उसके बाद अगला सवाल है कि ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों का सरल अणुओं में तोड़ सकते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वैसे पदार्थ को बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। नेक्स्ट है अपघटक का उदाहरण कौन होता है, तो कवक, गाय, बाघ या घास, तो ये हो जाएगा आपका कवक। कवक जो होता है अपघटन का उदाहरण है। फिर आगे प्रकृति में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है, तो उत्पादक, प्लवक या अपघटक, तो यहाँ पर हो जाएगा अपघटक। प्रकृति में पाए जाने वाला जीवाणु जो है वो कौन है, अपघटक ही है। फिर अगला है कि निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ होता है, तो पॉलीथीन बैग, रबड़ या प्लास्टिक, तो ये तीनों तो होगा नहीं, हो जाएगा सूखे पत्ते और घास। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय है, तो जैव अनिम्नीकरणीय DDT होगा। और अगला सवाल है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो वो साफ जल में होता है। और अगला निम्न में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा कुआं। ठीक है, कुआं हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर जो आपका सेकेंड पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिए बच्चों। ठीक है, पूरा उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरा
बायोलॉजी का जो है सेक्शन पूरा खत्म हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का। अगला जो वीडियो आपको मिलेगा केमिस्ट्री का 2 वीडियो मिलेगा और फिजिक्स का भी आपको 2 वीडियो मिलेगा, पूरा मैराथन, ठीक है। यहाँ पर आप कंप्लीट समझ लीजिए आप 3-4 बुक से हमने यहाँ क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, और इसको डिस्कस किया है। तो आपका सवाल बाहर जाने का चांस नहीं है, खास करके एनसीईआरटी के भी कुछ सवाल यहाँ पर हैं। तो इसी प्रकार चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, जय भारत।